Hello, dear students. Welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, 11th Maths को शुरू करने जा रहे हैं आज हम. तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास. हमारा जो पहला चैप्टर है 11th CBSE NCERT के अंदर, चैप्टर का नाम है सेट्स. तो आज हम सेट को शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट. तो शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सेट्स को क्यों पढ़ते हैं. सेट्स को पढ़ने के पीछे का हमारा मोटिव क्या है. जैसे कि चैप्टर का नाम सेट्स है, तो सेट्स के यूजेस क्या क्या है हमारे सिलेबस के अंदर, उसको देखेंगे. तो सबसे पहला यूज जो है वो है बेटा कि हमें इसे इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर जो है फंक्शन एंड रिलेशन, या जो हमारा मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है फंक्शन एंड रिलेशन, उसको समझने के लिए सेट्स की कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमें ये भी इसका इसीलिए भी जरूरत है बिकॉज इसकी जियोमेट्री पढ़ने के लिए, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ने के लिए और प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सेट्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हमने देखा कि हमें सेट्स के यूज क्या क्या है. हमारे सिलेबस के अंदर हमें फंक्शन एंड रिलेशन को समझना है, हमें जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज को समझना है, इसीलिए हम सेट्स को पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट हम अगर बात करें तो सेट्स की डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं. डेफिनेशन को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे. आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड क्या होता है. जैसे मैं बोलूं रिवर ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया. अगर मैं रिवर्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, इसका मतलब इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं वो सब क्या हो गए, कलेक्शन हो गया. अगर मैं बोलूं यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में, इंग्लिश अल्फाबेट, तो इंग्लिश अल्फाबेट क्या हो गया, एक पर्टिकुलर काइंड का क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो गया. इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड. अब यहां पर एक और बात आती है. अगर मैं बोलूं यहां पर कि वोवेल्स है ना, वोवेल्स जो होते हैं ये भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और पर्टिकुलर काइंड के. लेकिन इन सब के अंदर आप एक बात समझ रहे होंगे कि इन सब के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी है, एक कॉमन प्रॉपर्टी है. यानी कि जितने भी वोवेल्स होंगे वो सब वोवेल्स है. जितने भी अल्फाबेट जो वोवेल्स की प्रॉपर्टी रखते हैं उन्हें हम वोवेल्स के सेट में रखेंगे. जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट हैं वो सब इंग्लिश अल्फाबेट सेट में आ जाएंगे, यानी कि इसके कलेक्शन में आ जाएंगे. और अगर मैं रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करूं तो रिवर्स ऑफ इंडिया भी एक ही काइंड के ऑब्जेक्ट्स हैं. एक ही काइंड के ऑब्जेक्ट होने का मतलब पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी को ये पॉजेस करते हैं, एक प्रॉपर्टी को रखते हैं. ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो यहां पर एक बात समझना यहां पर बेटा सबसे पहले कि यहां पर जो पर्टिकुलर काइंड के हमने ऑब्जेक्ट की बात की, ये दो टाइप के हो सकते हैं. कौन कौन से हैं दोनों टाइप देखना. एक हो सकता है वेल डिफाइंड और दूसरा हो सकता है क्या, नॉट वेल डिफाइंड. अच्छा, वेल डिफाइंड क्या है इसको समझेंगे हम. वेल डिफाइंड की अगर मैं बात करूं तो वेल डिफाइंड का हमारा यहां पे मतलब है जब हम ये डेफिनेटली डिसाइड कर पाए कि वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू ए गिवन कलेक्शन और नॉट. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था रिवर्स ऑफ इंडिया. रिवर्स ऑफ इंडिया, अगर मैं किसी भी यहां पे रिवर की बात करूं, मैं बोलूं गंगा, तो आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं कि गंगा इज अ रिवर ऑफ इंडिया. और अगर मैं बात करूं यहां पे यमुना की, तो यमुना इज ऑल्सो ए रिवर ऑफ इंडिया. दैट्स वाई हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि डेफिनेटली ये क्या है, ये एक इसका क्या है, कलेक्शन का पार्ट है, या ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली बिलोंग करता है इस ऑब्जेक्ट से, सॉरी इस सेट से. ठीक, इस वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसको हम एक बार के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलेंगे. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है रिवर ऑफ इंडिया. जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बोलूं नील, तो नील इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज नील जो है वो रिवर ऑफ इंडिया नहीं है.
दैट्स वाई हम डेफिनेटली डिसाइड कर पा रहे हैं कि इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरे की अगर मैं बात करूं नॉट वेल डिफाइंड, तो नॉट वेल डिफाइंड से मीनिंग है हमारा बेटा देखना, हमारा मीनिंग है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कैसे वेरी करता है समझना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलूं कि 5 रिनॉन्ड मैथमेटिशियन, तो 5 रिनॉन्ड मैथमेटिशियन कौन कौन है, तो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसको कौन सा मैथमेटिशियंस ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही मैं बोलूं जैसे 5 मोस्ट डेंजरस बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड की बात करूं, तो ये हर पर्सन पे वेरी करता है कि किसी को कोई 5 मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट जो डेंजरस बैट्समैन है वो किसी पर्सन को अलग लग सकते हैं, दूसरे पर्सन को अलग लग सकते हैं। तो मतलब कि आप डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस सेट के अंदर, कौन से सेट के अंदर, कि 5 मोस्ट डेंजरस बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड जो हैं वो क्रिकेट के अंदर कौन से हैं। तो वो हर पर्सन पे डिपेंड करता है, किसी को कौन से लगेंगे, किसी को कौन से लगेंगे। दैट्स वाई हम बोलेंगे इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है वेल डिफाइंड, अनदर इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीन्स जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो यू कैन डिसाइड वेदर इट बिलोंग्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नॉट। और नॉट वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि व्हेन यू डू नॉट डिसाइड वेदर इट बिलोंग और नॉट, मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी पर्सन के लिए हो सकता है वो बिलोंग करे और किसी पर्सन के लिए नहीं। ठीक, अगर हम कुछ और बातों की यहां पर बात करें, यहां पे डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन ये बोलती है कि अ सेट जो होता है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दो टाइप के थे, एक वेल डिफाइंड था, एक नॉट वेल डिफाइंड था। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अगर हम मैथ्स के अंदर बात करें तो हम अभी तक 9th 10th 8th यानी कि हमारी स्मॉल क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था, कौन कौन से थे बेटा। तो अगर मैं बोलूं यहां पर तो आप एग्जांपल्स देखना जरा, आपने देखा होगा वहां पर क्या एन का मतलब था मैथमेटिक्स के अंदर क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर बेटा, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो थे वो हम कैसे लिखते थे, 1 2 3 4 5 6 और डैश 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 कहां तक, इंफिनिटी तक। क्लियर, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। अगर मैं बात करूं आर की, आर का मतलब है रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। एंड सेट ऑफ रियल नंबर जो होते हैं ऑल नंबर्स, ठीक है, ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब क्या है, रियल नंबर। अगर मैं बात करूं यहां पर दूसरे की, जेड की, जेड का मीनिंग है यहां पर इंटीजर से। किससे बेटा, इंटीजर से। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप लिख रहे हैं माइनस इंफिनिटी से लेकर के डैश 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 -3 -2 -1 1 2 3 और यहां से इंफिनिटी तक जाएंगे तो ये सब क्या है बेटा, इंटीजर्स। इसी इंटीजर्स के अंदर अगर यहां पर आगे बढ़े तो इंटीजर के अंदर ये जो z प्लस दिख रहा है इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है मतलब बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब कि यहाँ पे 1 2, यहाँ पर 0, सॉरी मैं लिखना भूल गया, लेकिन पॉजिटिव के अंदर 1 से स्टार्ट होता है तो आप पॉजिटिव में लिखेंगे 1 2 3 डैश 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 कहां तक, इंफिनिटी तक। आ रही है बात समझ, पॉजिटिव के अंदर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, तो ये पॉजिटिव इंटीजर। इट इज ऑल्सो अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं Q की बात करूं तो यहां पे Q जो होता है इट इज रिप्रेजेंटेड रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और P और Q दोनों ही क्या है, इंटीजर्स, बट Q इज नॉट ए इंटीजर। स्मॉल क्लासेस में आपने देखा होगा तो Q प्लस का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर।
कौन से नंबर बेटा? ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। आर प्लस की बात करूं तो आर प्लस का मतलब है रियल नंबर्स, बट कौन से रियल नंबर? पॉजिटिव रियल नंबर। इन सब के अंदर आप देख सकते हैं कि आप डिफाइन, अगर आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, कोई भी एक नंबर दिया जाएगा और आपको इस सेट के बारे में पूछा जाए तो यू कैन definitely decide whether it belongs to the collection of objects or not. That's why they are well defined collection of objects and we can say they are sets. एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करूं n की, n मीनिंग नेचुरल नंबर, मैं कोई भी एक नंबर बोलूं, आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं whether it belongs to the natural number set or not. That's why it is a well defined collection of objects. That's why it is a set. तो आप इजीली समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि डेफिनेशन क्या बोलती है सेट्स की। अब कुछ और बातें करते हैं यहां पर। समझना सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट, जब भी हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर जो इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, आइदर हम इसे मेंबर्स ऑफ सेट भी बोलते हैं। वो आपस में सिनोनिम्स टर्म्स होती हैं। सिनोनिम टर्म्स का मतलब हो गया एक ही कॉमन प्रॉपर्टीज को पॉजेस करते हैं। क्लियर? जैसे कि मैं बोलूं यहां पर कि आपको बताना है क्यू के बारे में। क्यू, अगर मैथ्स के अंदर देखें तो क्यू क्या, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो एक प्रॉपर्टी को रखते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो P बाय Q फॉर्म के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, और P और Q दोनों ही बिलोंग करते हैं Z से, यानी कि दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। समझ आ रही है बात? और जहां पर Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रॉपर्टी को कोई रखता है तो ऐसा हर एक नंबर, एवरी नंबर वो Q से बिलोंग करेगा, मतलब रैशनल नंबर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को रखने वाले सभी क्या हैं? सिनोनिम टर्म्स हैं। क्लियर? तो आप देख रहे हैं यहां पर इजीली आप समझ सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहां पर, तो अगर जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते, मतलब सेट को लिखते हैं, तो सेट का नेमिंग जो होता है ये ऑलवेज ही कैसा होता है बेटा? ये ऑलवेज कैपिटल लेटर के अंदर होगा। कैपिटल A हो सकता है, कैपिटल B हो सकता है, कैपिटल C, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। मतलब हम जब भी नाम लिखते हैं किसी भी सेट का तो उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर उसके ऑब्जेक्ट्स की, तो उसके ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल लेटर से। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, x, स्मॉल और स्मॉल y, स्मॉल z। क्लियर? अगर मैं आगे बात करूं यहां पर कुछ और, तो जैसे कि आपको बताना है कि एक ऑब्जेक्ट उस सेट से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल के लिए समझना यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सपोज आपको यहां पर बताना है कि A इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट X। यहां पे A जो है ये बेटा मैंने गलती से लिख दिया, इसे स्मॉल लेटर में लिख दे, ठीक है? तो यहां पर आपको ये बताना है कि A इज द एलिमेंट ऑफ सेट X, तो A इज अ मेंबर ऑफ सेट X, तो इसको ऐसा लिखेंगे A बिलोंग्स टू X। ये जो बीच में ई शेप बन रही है ये बिलोंग्स टू है, यानी कि इसे कैसे बोलेंगे? बोलेंगे आप A बिलोंग्स टू X। समझ रहे हैं बात मेरी? ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि A डज नॉट बिलोंग्स टू X, या कोई बिलोंग नहीं करता, जैसे कि यहां पे लिख रखा है मैंने, ये B जो है यहां पर स्मॉल आएगा, B इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट X। B एलिमेंट जो है वो सेट X से बिलोंग नहीं करता, तो आप लिखेंगे B डज नॉट। डज नॉट का मतलब ई बनाएंगे, इसके ऊपर क्रॉस बनाएंगे, तो ई डज नॉट बिलोंग्स टू X। तो ये बोलेंगे इसको कैसे? B डज नॉट बिलोंग टू X, बिलोंग्स टू X। क्लियर? तो इसको बोलने के लिए आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे और लिखने के लिए यहां पर डज नॉट का साइन लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट बात करें हम तो कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखना जरा, अगर आपको बोला जाए कि V इज अ V सेट, V है एक, वो क्या है? वोवेल है, वोवेल्स का सेट है। कौन से वोवेल्स? वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। V इज अ सेट ऑफ वोवेल्स, जो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स होते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं A की बात करूं, अल्फाबेट A की,
तो ए इज अ वोवल, दैट्स व्हाई ए बिलोंग्स टू वी। क्लियर? लेकिन अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल में यहां पे समझना चाहूं तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, अगर आपको ये बोला जाए, यहां पे एक एग्जाम्पल से समझना, और कि देखो अगर आपको बोला जाए बी, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी बिकॉज बी इज अ नॉट अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बी जो है वो नहीं है, तो वोवेल्स का जो सेट होगा वो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये एलिमेंट्स इसके पार्ट होंगे, ये मेंबर्स होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिख रखा है, देखना, अगर आपको बोला जाए एक सेट P है जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 का सेट है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या क्या हो सकते हैं? 1 is a prime factor of 30, 2 is also a factor of 30 and it is also a prime factor, 3 is also a prime factor of 30, 4 is not a prime factor of 30, 5 is a prime factor of 30. 1, 2, 3, 5. These are the elements, those are prime factors of 30. तो इसका मतलब सेट P के मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो अगर मैं 3 की बात करूं तो P जो 3 है, 3 बिलोंग्स टू P। 3 किससे बिलोंग करता है? P से बिलोंग करता है। बट अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 इज अ फैक्टर ऑफ 30, बट 15 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 30, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे 15 डज नॉट बिलोंग्स टू 30, सॉरी P है सेट का नेम, ठीक है। तो ये जो है ये नहीं बिलोंग करता किससे? इससे P से। 15 डज नॉट बिलोंग्स टू P। क्लियर है? तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट उससे बिलोंग करता है कि नहीं करता, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट आज का। हमने पहले सीखा सेट की डेफिनेशन, सबसे पहले हमने देखा यूजेस, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, फिर हमने ये देखा कि सेट की डेफिनेशन क्या है। अब हम ये देख रहे हैं कि सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं देखना जरा। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं बेटा। पहला अगर मैं तरीका बोलूं तो फर्स्ट वे जो है वो है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कौन सा फॉर्म है? जो हम छोटी क्लासेस में लिखते हुए भी आ रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि सर n इज अ नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखता हूं कैपिटल N इज इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट से शुरू करता हूं और इसे शुरू करता हूं 1, 2, 3, 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। तो यहां पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 2 ब्रेसेस के बीच में लिखा जाता है, ठीक। दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दूसरी बात आप समझना, इसके सभी एलिमेंट्स को आप कॉमा से एक दूसरे से अलग करते हैं, ठीक है। आप उनको एक दूसरे से सेपरेट किस तरह से करते हैं? कॉमा से। जैसे मैं बोलूं V इज अ सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसके एलिमेंट्स को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? A, I, E, O, U। तो इस तरह से ये क्या है? एलिमेंट्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म क्या कहलाता है? टेबुलर फॉर्म, या फिर इसे रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर है बात? सेकेंड फॉर्म की मैं बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट करने का सेकेंड वे जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आप एक वेरिएबल का यूज करते हैं। यहां पर भी सेट को ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं ये समझना। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सबसे पहले सेट बिल्डर के अंदर आप क्या लिखेंगे, किस बात का ध्यान रखना है ये समझ लें। आपको ये देखना है कि सेट जो होता है वो सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को पॉजेस करते हैं। एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। जैसे वोवेल्स, तो वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है तो वो उनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं, ठीक है। और वो जो प्रॉपर्टी है, अदर कोई भी एलिमेंट जो उस सेट से बिलोंग नहीं करता वो उस प्रॉपर्टी को पॉजेस नहीं करता।
ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि विच इज नॉट पॉजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। सेट से बाहर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो उस प्रॉपर्टी को पॉजेस करता हो। तो देखना जरा बेटा, समझना यहां पर एग्जाम्पल की हेल्प से कि यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं सेट ऑफ वोवेल्स, तो सेट ऑफ वोवेल्स को आप किस तरह से लिखेंगे? आप लिखने के लिए क्या यूज करेंगे? आपको पता है कैपिटल वी से लिख लेंगे, क्योंकि ये क्या है, सेट है, तो आप इसको लिख लेंगे कैपिटल वी से। तो कैपिटल वी से कैसे लिखेंगे? कैपिटल वी से लिखेंगे और कैपिटल वी के अंदर आप यहां पर एक ब्रैकेट से शुरू करेंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे एक्स, ठीक, और उसके बाद आप सेमीकोलन का यूज करेंगे और फिर लिखेंगे एक्स इज अ vowel, sorry, as x is a vowel of English alphabet। तो आपने पूरी प्रॉपर्टी को यहां पर लिख दिया और इस वेरिएबल के थ्रू अब इसे रीड आउट कैसे करते हैं? all x such that x is a vowel of English alphabet। एक और एग्जांपल से समझना, आपने रिप्रेजेंट करना है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होकर के इंफिनिटी तक होते हैं, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए? 42 को डिवाइड करें। तो आप क्या लिखेंगे? उसको लिखने का तरीका आपका ये होगा, आपको पता है कि कौन कौन हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा और 42 होगा। ये सभी के सभी ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? नेचुरल नंबर भी हैं और सभी 42 को डिवाइड भी करते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे, सपोज आपने ए से लिखा तो ए इज अ सेट, यहां पे ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि टेबुलर फॉर्म तो वो है जो हम पहले भी करते आ रहे थे, इस फॉर्म में तो हम पहले भी लिखते थे स्मॉल क्लासेस में भी, और यहां पर जो है यहाँ वेरिएबल्स का सहारा लेना है और वेरिएबल के साथ में उसकी प्रॉपर्टीज को लिख देना है, ठीक। तो इस तरह से आप इसे रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कुछ हम टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स को लेकर के चल रहे हैं। टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स जो हैं वो 2 एग्जांपल्स आज कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एग्जांपल्स और हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल जो है वो जैसे कि आपको बोल रखा है कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0। कौन सी फॉर्म के अंदर? रोस्टर फॉर्म। अच्छा, रोस्टर फॉर्म आपको पता है ब्रेसेस में लिखना है और ऑब्जेक्ट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन x² + x - 2 दे रखा है = 0। तो आप स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, मिडल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे 2x - x। स्मॉल क्लासेस में 10th में भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम इन दोनों में से x कॉमन आया तो बचा क्या? x + 2 -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? x + 2 = what? 0। x + 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x - 1 = 0। अच्छा, अगर मैं बोलूं तो x = यहां से सॉल्यूशन -2 भी आ गया और 1 भी आ गया, मींस -2 and 1 इज अ सॉल्यूशन। हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सपोज करो आप सॉल्यूशन सेट को s से लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे s = ब्रेसेस शुरू करेंगे, यहां लिखेंगे -2, 1। ऑर्डर आप कुछ भी लिख सकते हो, 1, -2 भी लिख सकते हो, क्योंकि आप सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर? तो पूरे सेट को इस तरह से आप बता सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है, राइट द सेट ऑल x। देखना मैं रीड आउट कैसे कर रहा हूं, ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि इंटीजर्स को हम किससे लिखते थे बेटा? इंटीजर्स को हम लिखते थे z से, तो ये z+ है,
है ना, z के ऊपर ऐसे ऊपर प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स उनका स्क्वायर सच एंड x स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 40। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका स्क्वायर लेस देन 40 हो, इनको लिखना है किस फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखना। तो देखना पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1, लेकिन 1 का स्क्वायर जो है वो 40 से लेस है, ओके। नेक्स्ट बात करूं 2 की, तो 2 का स्क्वायर क्या है, 2 इज अ सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो भी लेस है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो भी 40 से लेस है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 40 से लेस है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो भी 40 से लेस है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, वो भी 40 से लेस है। और 7 का स्क्वायर 49 होता है, विच इज ग्रेटर देन 40, यानी कि 7 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होता है, ग्रेटर देन 40 होता है, मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई 7 इज नॉट एन एलिमेंट विच इज फॉलो दिस रूल, ओके। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। अच्छा, सेट का नाम लिखना है, जैसे आप एस से नाम लिखना चाहो तो एस से लिख सकते हो, एस 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6। दिस इज अ रोस्टर फॉर्म, ऑल x such that x is a positive integer and x square is less than 40। तो ये था आपका सेकंड एग्जाम्पल, और इसी एग्जाम्पल के साथ हम आज की हमारी इस क्लास को करेंगे यहीं पर खत्म। उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपना ध्यान रखें, घर पे पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।